यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। लेक्चर नंबर 3 में हमने बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट किया था। यहाँ पर हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली में होती क्या है, साथ में इसका यदि मेजरमेंट करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे, यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा था। साथ ही साथ यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को समझने का ट्राई किया था, जिसमें इन सीटू और साथ में एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में देखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन दोनों के बारे में जान लिया था। आफ्टर ऑल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद वाला जो वीडियो होगा, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 4 में हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। यानी कि बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन होती है कि भाई एक ऐसा एरिया जहां पर आप बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन देखते हैं, ठीक है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी एनरिच आपको देखने के लिए मिलेगी। इन सिंपल वर्ड यदि मैं बताऊं तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमको बताता है कि भाई वर्ल्ड के एक अप्रोप्रिएट एरिया में आपको बायोडाइवर्सिटी हाई देखने के लिए मिलती है, बट ड्यू टू सम रीजन यदि मान लीजिए थ्रेट की कंडीशन में है तो संबंधित एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम दिया जाता है। बट इसके पीछे की जो प्रो एंड कॉन्स हैं, यानी कि इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या क्या होती हैं, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्या होते हैं, और साथ में अदर जो बायोग्राफिक डिवीजन होते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है ये। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दिस सीरीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो इस सीरीज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हर वीडियोस को आप 2 बार देखने का ट्राई करें, बिकॉज कि एवरी वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है कि ये आपके माइंड में एक बार में सेटल डाउन ना हो। मैं हर एक टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा। बस ये आपका डेडिकेशन है कि आप इस सीरीज को कितना सपोर्ट करते हैं और कितना प्यार देते हैं और इस सीरीज को अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाते भी हैं या नहीं। बिकॉज कि किसी भी काम को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है, बट उसको सही तरीके से एंड करना बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क होता है, और इस टफ टास्क में मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। याद रखिएगा कि एक्चुअली में वर्ल्ड में आपको कई प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी है ये देखने के लिए मिलेगी। दैट मीन कई प्रकार के बायोडाइवर्सिटी जोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि इन बायोडाइवर्सिटी जोन्स की हम बात करें तो इनमें आपको मल्टीपल टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि मल्टीपल टाइप की जो जीवों की विविधता है ये देखने के लिए मिलती है। बट यदि मान लो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको 1500 से ज्यादा या फिर 1500 या फिर उससे ज्यादा जो वस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज हैं, एंडेमिक वस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज दिखाई दे रही हैं, और उसके 70% या उससे ज्यादा जो ओरिजिनल हैबिटेट है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो एक ऐसे एरिया को आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में डालेंगे। क्या बोला मैंने, यहां पर लिखा भी हुआ है, फॉर एन एरिया टू बी कॉल्ड अ हॉटस्पॉट, यानी कि किसी एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 endemic vascular plants and more than 70% of its original habitat must have been destroyed। ये डेफिनेशन कहां से निकल के आई, तो सबसे पहले तो याद रखना कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म, तो देखिए, अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ रीजन वेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड, बट इट ऑल्सो फेसेस अ सीरियस थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि भाई वहां पर बायोडाइवर्सिटी तो हाई हो, बट बायोडाइवर्सिटी हाई होने के साथ साथ एक्चुअली में ये विनाश, यहां पर विनाश भी हो रहा हो, तो आप उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम देते हैं। मैं आपको सही बताऊं कि जब मैंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड पहली बार सुना था तो मुझे ये लगा था कि भाई यहाँ पर जो जैव विविधता है, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जीवों की विविधता, ये बहुत ज्यादा होगी। सुनने में ऐसा ही लगता है, बट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब बायोडाइवर्सिटी के एनहेंस होने से नहीं है, बस इनहेंस होने के साथ साथ ये खतरे में भी है। इस बात को सूचीबद्ध करता है कौन, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो यहां पर याद रखना, नॉर्मन वेयर्स ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था 1988 में, और जब से ये कंसेप्ट हमारे सामने है,
गेटिंग माई पॉइंट। डेफिनेशन ऑफ हॉटस्पॉट, यदि इसको शॉर्ट में लिखना हो तो आप ये पूरी पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना, और पीडीएफ डाउनलोड करने पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, इट्स माय टेलीग्राम हैंडल। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल देखने के लिए मिलेगी। और अदर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम हैंडल, जिसका नाम है सिविल्स विथ आकाश। ठीक है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं ताकि तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको टाइमली मिल सके। साथ ही साथ 82641 ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट नंबर है, वैसे तो ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, 99959। ठीक है, इस पे कॉल करके आप हमारे तमाम प्रकार के जो बैचेस हैं इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की हम बात करते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेटली 2.5% एरिया, यानी कि अर्थ सरफेस का 2.5% एरिया ये कवर करता है। इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर, यानी देखने में हमको लग रहा है कि भाई क्या ही बड़ा होगा, बट ह्यूज नंबर इसलिए आ जाता है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी परिकल्पना ये 1988 में आई, और 1988 से लेकर यदि 2026 तक की हम बात कर रहे हैं तो इतने कम समय में इतना बड़ा एरिया कवर करना, दैट मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, यानी कि पूरी की पूरी धरा, पूरी पूरी पृथ्वीवासियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गेटिंग माय पॉइंट। सो यहां पर याद रखना कि वर्ल्ड में ऐसे कई एरिया हैं जो कि जहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी थ्रेट देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यदि आप देखोगे 70, ये यदि इंडिया के सिनेरियो में हम बात करें तो इंडिया में आपको 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि ये वो एरिया है जहां पर 1500 से ज्यादा एंडेमिक वस्कुलर प्लांट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनका 70% के आसपास जो आप बोलेंगे कि एंडेमिक या फिर यहाँ का जो हैबिटेट है ये लॉस हो गया है, या तो डिफॉरेस्टेशन के कारण, या तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के कारण, या फर्दर किसी प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसके कारण। ड्यू टू सम रीजन इनका जो नेचुरल हैबिटेट लॉस हुआ है, दैट इज वाई इन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कंडीशन को फुलफिल किया और इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में शामिल किया गया है। एक और सिंपल सी बात यदि मैं बताऊं तो याद रखिएगा कि ये जो पूरा पूरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, भारत में टोटल नंबर ऑफ 4 हैं, 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में ये फैला हुआ है। यदि आप देखेंगे इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स 17 mega diverse countries. Its 4 major biodiversity hotspots are spread across different geographic corners of the country, each known for its unique climate, vegetation and wildlife. हर एक जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ पर आपको एक यूनिक प्रकार का क्लाइमेट, यूनिक प्रकार की जो वेजिटेशन है ये देखने के लिए मिलेगी, और यूनिक प्रकार की बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। यदि एक एक करके बात करें तो सबसे पहले आता है हिमालय, फिर आता है इंडो वर्मा, देन सुंडालैंड, और फिर आता है वेस्टर्न घाट। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, आगे मैप में आपको बता दूंगा कि मैप में तो पूरा पूरा शो होगा ही। यदि हिमालयन रीजन आपको पता हो तो आपको मालूम होगा कि हिमालय रीजन नॉर्थ में है, और नॉर्थ में यदि आप देखोगे तो हिमालय वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज में काउंट किया जाता है। और यदि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है तो बट ऑब्वियस ही बात है कि इसकी आधे ज्यादा जो पीक्स हैं ये स्नो कवर्ड होंगी, और यदि स्नो कवर्ड हैं तो यहाँ पर किस प्रकार का क्लाइमेट और किस प्रकार की वेजिटेशन, किस प्रकार के फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो कोल्ड अल्पाइन क्लाइमेट यहाँ पर दिखाई देता है, और कॉनीफेरस जो फॉरेस्ट हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इंडो वर्मा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, और यहाँ पर डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। इसका एक और मेन रीजन है कि इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट में जो रेनफॉल है ये बहुत ज्यादा होता है, और ड्यू टू हाई रेनफॉल यहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का टाइप देखने के लिए मिलेगा। सुंडालैंड ये निकोबार आइलैंड से लेकर फिर साउथ ईस्ट एशिया को कवर करता है। यहाँ पर कोस्टल रेन फॉरेस्ट होती है, और कोस्टल रेन फॉरेस्ट तटीय वर्षा वन आपको दिखाई देते हैं, और मैंग्रोव्स के लिए मेनली जाना जाता है। वेस्टर्न घाट की यदि आप बात करेंगे तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई एंडेमिज्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई एंडेमिज्म? मतलब कि यहाँ पर निवास करने वाली जो यूनिक प्रकार के एनिमल्स हैं ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड में ये और कहीं दिखाई नहीं देते। एक मैप के अकॉर्डिंगली यदि आप बात करना चाहोगे तो ये है मैप। इसमें आप आसानी से समझ सकते हो कि भाई कहाँ पर कौन सा हॉटस्पॉट आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज कॉल्ड हिमालयन हॉटस्पॉट, इंडो वर्मा हॉटस्पॉट, फिर आता है सुंडालैंड,
एंड ये आपको दिखाई दे रहा है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में श्रीलंका भी ऑल्सो कवर होता है। हिमालयन हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो स्नो लेपर्ड, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना। पीडीएफ को डाउनलोड करने पर आपको इनके साइंटिफिक नाम यदि यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहे हैं तो इजिली विजिबल हो जाएंगे। मैं एक बार बता देता हूं, जैसे स्नो लेपर्ड है तो इसका पैंथरा एंक्विया ये इसका साइंटिफिक नाम है, इसको याद रखना। स्नो लेपर्ड, हिमालयन ताहर, साथ में ये एक प्रकार का पुष्प है। ब्लू पाइन यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो लॉयन टेल्ड मकाक यहाँ का नेटिव स्पीसी है, ठीक है, या फिर यूं कहा जाए कि एंडेमिक स्पीसी है, बंदर की एक उपजाति होती है। नीलगिरी ताहर यहाँ पर मिलेगा, ये हिमालयन ताहर है और ये नीलगिरी ताहर है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न घाट की, ये था हिमालय। यहाँ पर टेक मिलेगा और साथ में बैम्बू यहाँ के कुछ आपको इसमें वेजिटेशन में देखने के लिए मिलेंगी। ऊपर देखोगे तो रेड पांडा और राइनोसोरस के लिए इंडो बर्मा हॉटस्पॉट जाना जाता है। ऑर्चिड और हिलोंग ये बेसिकली यहाँ की मेन वेजिटेशन में काउंट की जाती है। सुंडालैंड यानी कि निकोबार आइलैंड के आसपास की बात करोगे तो डुगोंग, जिसको हम समुद्री गाय का नाम देते हैं, और निकोबारी मेगापॉड यहाँ का एक पक्षी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंग्रूव्स दे आर मेनली फेमस फॉर जो सुनामी या फिर यूँ कहा जाए, हाँ, सुनामी का आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। ये निकोबार पाम के लिए भी मेनली जाना जाएगा। सो इसको याद रखना कि अलग अलग रीजन है। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में, ठीक है, यहाँ अलग अलग एरिया में कितने एंडेमिक हैं, कितने बफर जोन हैं और कितने टोनियल के आसपास के रीजन हैं, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा देखना एक एक हॉटस्पॉट के बारे में हम समझना चालू करते हैं। यदि आपको हिमालय की लोकेशन पता हो, देखो यह है पूरा पूरा नॉर्थ वाला पार्ट, यह है हिमालय। और यदि मैं हिमालयन हॉटस्पॉट की बात कर रहा हूं तो अब स्टेट में ये कौन कौन से फैला है। सो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सिक्किम आता है और ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आता है। सो देखना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में ये स्ट्रेच अक्रॉस है, ठीक है। यदि आप यहाँ के क्लाइमेट की बात करेंगे तो नो डाउट कि आपको पता है कि पूरा पूरा स्नो कवर्ड एरिया यदि है तो द वेदर बिकम्स कोल्ड विथ एल्टीट्यूड फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू अल्पाइन टुंड्रा, यानी कि यहाँ पर आपको सब ट्रॉपिकल प्रकार के जो वन है और वो देखने के लिए मिलेंगे। साथ में जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जो माउंटेन पीक्स हैं, यहाँ माउंटेन पीक्स पर जब आप पहुंचेंगे, इसके नियर बाय के एरिया में देखेंगे तो यहाँ आपको अल्पाइन टुंड्रा प्रकार की जो वेजिटेशन है ये देखने के लिए मिलेगी। वेजिटेशन की यदि आप बात करें, सॉरी, अल्पाइन टुंड्रा प्रकार का जो क्लाइमेट है ये देखने के लिए मिलेगा, क्षमा करिएगा। वेजिटेशन की बात करेंगे तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, मेनली देवदार और पाइन। जो बच्चे हिमाचल से मेरी क्लास देख रहे होंगे उनको ये पता होगा कि भाई देवदार और पाइन के जो वृक्ष हैं ये क्या होते हैं। अल्पाइन मेडोस की यदि आप बात करें तो यहाँ पर बुग्याल और पयाल ये मेनली उत्तराखंड में दिखाई देगा। साथ में ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली उत्तराखंड में बुग्याल पयाल, बट यदि आप जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आपको गुलमर्ग एंड सोनमर्ग भी दिखाई देता है। गुलमर्ग एंड सोनमर्ग इज मेनली फेमस फॉर जो टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया होते हैं उनके लिए, यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उत्तराखंड में इनको कहा जाता है बुग्याल एंड पयाल। जहां पर भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे, मैंने आपको बायोम वाले चैप्टर में बताया था कि वो एरिया टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाना जाएगा, यानी कि वहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आएंगे। तो यहाँ हमारे यहाँ बुग्याल पयाल और गुलमर्ग सोनमर्ग ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया हैं। और इन टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया में टूरिज्म बहुत हाई आपको देखने के लिए मिलेगा। स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, हिमालयन मूनल बर्ड, साथ में हिमालयन ब्राउन बियर, ये यहाँ के कुछ स्पेशल स्पीसीज में काउंट की जाएंगी, यानी कि ये यहाँ की स्पीसीज है। साथ में याद रखिएगा गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ये ऐसी नदियां हैं जो कि यहाँ की प्रमुख रिवर्स मानी जाती हैं। और ये वाटर टावर, हिमालय को इन रिवर्स का वाटर टावर नाम दिया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये है हिमालयन इकोसिस्टम। यदि आप देखोगे स्नो लेपर्ड यहाँ पर मिलता है। स्नो लेपर्ड के बारे में एक बात याद रखिएगा कि स्नो लेपर्ड की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ये आपको दिखाई देती है हेमिस नेशनल पार्क में, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगी, हेमिस नेशनल पार्क में। याद रखो कि ये जो हेमिस नेशनल पार्क है यहाँ पर मिलने वाला ये जो स्नो लेपर्ड है, असल में इसकी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ये यहीं है, बट इसमें एक प्रकार का डिप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। इसको नाम दिया जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई जब कोई एक पशु एक ही स्थान पर रहकर बार बार प्रजनन क्रिया करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो इसकी आने वाली जो जनरेशन है
या फिर इसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं ये कंपैरेटिवली वीक पैदा होने लगते हैं, यानी कि इनका जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है ये थोड़ा सा वीक होने लगता है, और समय से पहले, वो एज आने से पहले जब ये रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे ऑफस्प्रिंग निकालते उससे पहले इनकी डेथ हो जाती है। तो इसको कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मल्टीपल टाइप ऑफ एनिमल है, मल्टीपल टाइप ऑफ स्पीसीज हैं वर्ल्ड में और इंडिया में जिनमें ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। उन्हीं में से एक है स्नो लेपर्ड, और यदि प्रीवियस टाइम में हम बात करें तो आप देखोगे एशियाटिक चीता में भी ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है ये देखने के लिए मिलता था। शायद इसीलिए हमने नामीबिया और साथ में जो साउथ अफ्रीका था यहां से चीतों को लाकर वापस बसाना चालू किया था। कहां? कूनो नेशनल पार्क वाला एरिया जो कि मध्य प्रदेश में लोकेट है। सो याद रखिएगा कि इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन था, दैट इज वाई स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट एक चलाया गया जो कि बेसिकली स्टार्ट हुआ था गोविंद पशु विहार से। और गोविंद पशु विहार बेसिकली लोकेटेड ऑन कहां? जो हमारा उत्तराखंड वाला एरिया है वहां। यहां पर यदि आप देखोगे तो मेनली जो ऊन है इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ईस्टर्न हिमालय में रेड पांडा आप देखेंगे, रेड पांडा में भी आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। ईस्टर्न हिमालय में आपको हाई एंडेमिज्म देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ जो मैमल्स हैं ये देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से एक है हमारा रेड पांडा। रेड पांडा को बचाने के लिए, रेड पांडा को संरक्षित करने के लिए एक प्रकार से एक्स सीटू कंजर्वेशन के तहत रेड पांडा प्रोजेक्ट ये सिंगलीला नेशनल पार्क में चलाया जा रहा है, जो कि बेसिकली वेस्ट बंगाल में लोकेट है। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। इंडो वर्मा हॉटस्पॉट की यदि आप बात करें, ये दूसरा हॉटस्पॉट है। इंडो वर्मा हॉटस्पॉट की लोकेशन मैंने आपको क्या बताई थी? चलो इसी मैप के अकॉर्डिंगली देखना। चलो इस मैप के अकॉर्डिंगली इंडो वर्मा हॉटस्पॉट, इंडो वर्मा हॉटस्पॉट की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ये देखना इंडिया और साथ में म्यांमार वाला जो एरिया है बर्मा, जिसका पुराना नाम म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा है। सो हमने इसको इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के अंतर्गत रखा है। यदि आप इसको देखेंगे तो एक तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किन किन राज्यों को ये कवर करता है तो याद रखो आसाम को, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार। म्यांमार ये पड़ोसी देश है। आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार को ये कवर करता है। क्लाइमेट की यदि आप बात करेंगे तो भाई ट्रॉपिकल मानसून यहाँ देखने के लिए मिलेगा। चेरापूंजी, मौसिनराम ये वो एरिया है जहां पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल देखने के लिए मिलता है, यानी कि चेरापूंजी एंड सिमिलर एरियाज रिसीव सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। वेजिटेशन की यदि आप बात करेंगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बैम्बू ग्रूव्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। की स्पीसीज की यदि आप बात करेंगे तो हुलॉक, गिब्बन और साथ में इंडिया का वन एंड ओनली एप है जो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। एशियन एलिफेंट्स, ये आपको एशियन एलिफेंट्स और साथ में क्लाउडेड लेपर्ड आपको दिखाई देते हैं। दिस रीजन इज वन ऑफ एशियाज मोस्ट स्पीसीज रिच एरिया। इट कंटेन्स मोर देन 7,000 प्लस प्लांट स्पीसी। 7,000 से ज्यादा यहां पर आपको प्लांट स्पीसी देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया का मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। ऐसा क्यों है सबसे पहले तो ये जान लो। अभी मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहा था आज की क्लास में, और वहाँ पर मैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में पढ़ा रहा था, और वहाँ मैंने वहाँ पर स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया था कि एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट में नो डाउट कि भाई बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, नो डाउट कि वहाँ पर फॉरेस्टेशन ज़्यादा है, नो डाउट कि नेचर से जुड़े हुए जो लोग हैं ये आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बट इन शॉर्ट यदि हम बात करें तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज है ये कम है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान नहीं दिया गया है। याद रखना हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां पर एक और हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर किसी प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया, किसी प्रकार के यहाँ औद्योगिकरण का अभाव है, और इसी कारण अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर समस्या है, और उसके कारण नॉर्थ ईस्ट के लोगों में एक अलग ही प्रकार का जो गुस्सा है ये आपको मौजूद दिखाई देता है। एक अलग ही प्रकार का आक्रोश देखने के लिए मिलेगा। वहीं इसी का दूसरा पहलू ये है कि इन्हीं तमाम रक्षणों के परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट में जो प्राकृतिक सुंदरता है ये आज भी विद्यमान है। कहने का मतलब ये कि यहां पर बायोडाइवर्सिटी नेचुरल तौर पर कंजर्व तो नहीं है, बट हाँ यदि कंजर्व करने का प्रयास हम कर रहे हैं हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके तो इसमें सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो यहां पर याद रखना कि इंडिया के मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन में ये एरिया काउंट किया जाता है। यहां पर 7,000 से ज्यादा जो प्लांट स्पीसीज हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। सुंडालैंड हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला रीजन है, बेसिकली अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को हमने दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है।
कितने पार्ट्स में, एक है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको हमने दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, एक है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो ये जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला रीजन है, एक्चुअली में इसके साउथ वाला जितना भी रीजन है इसको नाम दिया जाता है क्या, इसे नाम दिया जाता है सुंडालैंड हॉटस्पॉट वाला एरिया। सो लोकेशन है इसकी निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार दोनों इसमें अंडमान का सदर्न पार्ट और निकोबार का पूरा पूरा एरिया इसमें आएगा। बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, पार्ट ऑफ सुंडालैंड, स्ट्रेचिंग टू इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तक ये फैला हुआ है। क्लाइमेट की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, और मरीन इन्फ्लुएंस यानी कि जो समुद्र का प्रतिनिधित्व है ये आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए दिस रीजन या फिर दिस हॉटस्पॉट इज मेनली फेमस फॉर जो मरीन बायोडाइवर्सिटी होती है उसके लिए भी। सो यहाँ पर वेजिटेशन की यदि बात करेंगे तो मैंग्रोव्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोस्टल फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। की स्पीसीज यहाँ की निकोबार पिगन और साथ में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलेगा, ये लेदर बैक सी टर्टल मिलेगा और डुगोंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। Many species here are found in India only on these islands due to geographical isolation. Endemicity is very high. ठीक है, एंडमिक यहाँ पर एंडमिक स्पीसीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती हैं। सो ये वाला जो एरिया है ये पूरा पूरा लाइन से ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये वाला जो रीजन है इसकी हम बात करेंगे। तमाम प्रकार के अदर जो एनिमल हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। नाउ द लास्ट वन इज वेस्टर्न घाट, ये जो रेड कलर का हाईलाइटेड एरिया है इसको वेस्टर्न घाट का नाम दिया जाएगा। इसकी लोकेशन कहाँ पर है तो गुजरात में ताप्ती नदी मुहाने से ये स्टार्ट होता है और केरल तक जाता है। 1600 किलोमीटर तक ये लंबा स्ट्रेच है, माउंटेन चेन के फॉर्म में है और ये वेस्टर्न कोस्ट के पूरे पैरेलल आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लाइमेटिकल कंडीशंस की यदि आप बात करेंगे तो साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल, 3000 से 5000 मिलीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल होती है। ठीक है, ये हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, अधिक रेनफॉल तो ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी। वेजिटेशन की बात करोगे तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वन जिनको हम शोला फॉरेस्ट नाम देते हैं वो भी दिखाई देते हैं। शोला फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि होते तो ट्रॉपिकल हैं बट ड्यू टू माउंटेन हाइट असल में ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में चेंज हो जाते हैं, तो इनको कहा जाता है शोला। दैट मीन्स कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल से टेम्परेट में चेंज हो जाते हैं ड्यू टू माउंटेन हाइट, इसको नाम दिया जाता है क्या, शोला वन। बात समझ में आया, इनको नाम दिया जाता है शोला वन। की स्पीसीज की बात करेंगे तो लॉयन टेल्ड मकॉक यहाँ का एंडमिक है, साथ में नीलगिरी ताहर और मालाबार जायंट जो स्क्वेरल होता है वो, और नीलगिरी लंगूर आपको यहाँ पर मेनली देखने के लिए मिलेंगे। वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, हियर बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट बट द थ्रेट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट। गेटिंग माई पॉइंट, इसको याद रखिएगा, यानी कि इलीगल माइनिंग भी होती है और डिफॉरेस्टेशन भी होता है। दैट इज वाई यहाँ पर इस एरिया को बहुत ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा याद रखो कि एक्चुअली में इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम हॉटेस्ट हॉटस्पॉट का नाम देते हैं। इसमें याद रखना, व्हेन अ हॉटस्पॉट हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड आल्सो द मोस्ट सीवियर थ्रेट, यानी कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इट इज कॉल्ड द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इट हैज मोर देन 5000 फ्लावरिंग plants of which more than 1700 are endemic, यानी कि 5000 से ज्यादा यहाँ पर जो प्लांट्स हैं ये देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से 1700 एंडेमिक हैं। नॉर्मल हॉटस्पॉट में और हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में क्या फर्क है? सो नॉर्मल हॉटस्पॉट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, थ्रेट ज्यादा होगा, यानी कि खतरा ज्यादा होगा, तो इसको हम प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करेंगे, इसको हमने हॉटस्पॉट नाम दिया है। याद रखो, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में बायोडाइवर्सिटी तो ज्यादा है ही, थ्रेट उससे भी कई गुना ज्यादा है, तो इसको नाम दिया जाएगा इमीडिएट कंजर्वेशन एक्शन इज नेसेसरी, कि भाई यहां पर जल्दी जल्दी कंजर्वेशन के लिए जो एक्शन प्लान है ये तैयार करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ द सेकेंड टर्म इज, इसके बाद आता है इंडियाज बायोजियोग्राफिक रीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियाज बायोजियोग्राफिक रीजन? याद रखिएगा, बायोजियोग्राफिकल रीजन का मतलब यह है कि यदि हम एनवायरमेंटल साइंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं
तो इंडिया में कितने प्रकार के एनवायरमेंटल जोन हैं जहां पर जो अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है ये आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगी। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 10 बायोग्राफिक जोन्स। दिस क्लासिफिकेशन वाज मेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ईच जोन हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है हिमालय। ट्रांस हिमालय इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल हिमालय, सो ट्रांस हिमालय को अलग 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 रखा है। ये कोल्ड डेजर्ट है और ये पूरा पूरा इस जो वनाच्छादित पर्वत है इसमें काउंट किया जाता है। दैट मीन्स फॉरेस्टेड माउंटेन में इसको काउंट किया जाता है। ऑर्डर या भी ये ना भी याद हो तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, बस आप याद रखना ये 10 जोग्राफिक रीजन्स हैं, इनके बारे में बस याद रखना है। ऑर्डर याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। सो ट्रांस हिमालय, हिमालय, इंडियन ग्रेट डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एरिया और ये है वैशन घाट। देन आता है यह दक्कन प्लेट्यू, गंगा प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और आइलैंड वाला एरिया और साथ में कोस्टल प्लेन वाला सेक्शन। सो इसको एक एक करके यदि हम समझना चाहें तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय वाला सेक्शन। ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करते हैं तो याद रखना कि ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेस हैं। एक है काराकोरम लद्दाख, एक आती है जास्कर रेंज। ट्रांस हिमालय बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है और साथ में इंडिया के नदन पार्ट में ये मौजूद है, इसीलिए यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रेनफॉल बहुत कम देखने के लिए मिलेगी और टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस के नियरली देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स कहने का अभिप्राय ये कि ट्रांस हिमालय इज इंडियाज कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट बायोजोग्राफिक जोन्स। इट स्प्रेड अक्रॉस एरियाज लाइक लद्दाख, स्पीति एंड लाहौल। ठीक है, द एल्टीट्यूड हियर इज मोर देन 3000 टू 6000 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट। क्लाइमेट की बात करेंगे तो एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट है ये। रेनफॉल इज लेस देन 100 mm। टेम्परेचर कैन फॉल टू -30 डिग्री सेल्सियस। वेजिटेशन की बात करेंगे तो स्क्रप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, अल्पाइन स्टीप्स यहाँ मिलेंगी। वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड एंड स्कैटेटेड, दैट मीन्स बहुत सीमित है और जितनी है वो भी अभी कंजर्वेशन की उसको जरूरत है। सो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ओके, की स्पीसीज की बात करेंगे, स्नो लेपर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। याक यानी कि यहाँ के लोग इसका शिकार करते हैं और इसका मांस खाने के लिए भी जाने जाते हैं। खैर इंडिया में नहीं होता है, बट याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बट हाँ ज्योग्राफी के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कि कोल्ड डेजर्ट यदि ये है तो ऐसा कहा जाता है कि लद्दाख प्लेट्यू या फिर ये जो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू। सो यहां पर आपको एक याक मिलेगा। तिब्बत के लोग इस याक को कट करके इसका मीट खाने के लिए मेनली जाने जाते हैं। तिब्बतियन एंटीलोप जो चिरू है ये यहां पर देखने के लिए मिलेगा और वाइल्ड एस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां याद रखना लद्दाख इज कॉल्ड द लैंड ऑफ हाई पासेस। हेमिस नेशनल पार्क यहाँ का मेन नेशनल पार्क है, इज वर्ल्ड फेमस फॉर स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट। इस टाइप का ये स्नो लेपर्ड दिखता है, पूंछ इसकी थोड़ी सी आपको मोटी देखने के लिए मिलेगी। नाउ आगे आते हैं। इसके बाद आता है मेन हिमालय जो बायोग्राफिक जोन है वो, और मेन हिमालय बायोग्राफिक जोन की यदि हम बात करें सो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा पूरा एक्सटेंड है। इसमें शिवालिक, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय तीनों को शामिल किया जाता है। क्लाइमेट की बात करेंगे सो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। टेम्परेट क्लाइमेट भी यहाँ आपको प्रेजेंट दिखाई देता है। टेम्परेट डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। टेम्परेचर जो होता है ये एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली बदलता रहता है और साथ में स्नोफॉल वाला एरिया यानी कि अलग अलग एरिया में, जैसे यदि आप सिक्किम की बात करोगे तो सिक्किम में जो क्लाइमेट आपको देखने के लिए मिलेगा ये सब ट्रॉपिकल है। यदि आप इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, जम्मू कश्मीर में चले जाओगे तो यहाँ पर टेम्परेट प्रकार का क्लाइमेट आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स एरिया वाइज जो क्लाइमेट है ये हिमालयन रीजन में चेंज होता रहेगा। आफ्टर ऑल वेजिटेशन की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं ये देखने के लिए मिलेंगे। ओक और अलग अलग प्रकार के जो वन हैं ये देखने के लिए मिलेंगे आपको। कुछ ग्रासलैंड एरियाज भी दिखाई देते हैं जिनको मैंने पीछे बताया है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये तमाम प्रकार के जो अदर फॉरेस्ट एरिया हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर याद रखना ये यहाँ हिमालयन ब्राउन बियर, मस्क डियर,
ठीक है, भराल यानी कि ब्लू शीप, हिमालयन मूनल बर्ड, ये तमाम प्रकार के जो अदर एनिमल्स हैं ये पूरे हिमालयन रीजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो हिमाचल से होंगे वो जान पा रहे होंगे कि भाई ये देवदार क्या होता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज हैं, ये तो आपको प्रेजेंट दिखाई देते ही हैं। नाउ आगे आए आप, जब आप आगे आओगे तो देखना नेक्स्ट आता है इंडियन डेजर्ट वाला रीजन, इंडियन डेजर्ट बायोग्राफिक जोन। यहाँ यदि आप देखेंगे तो इंडियन डेजर्ट के को हम थार डेजर्ट भी नाम देते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एंडेंजर्ड बर्ड, फ्यूअर लेस देन, ठीक है, 100 यानी कि 100 से भी नीचे इनकी संख्या बची है। यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। यदि आप देखोगे कि भारत का एक नेशनल पार्क है जो कि अरावली के वेस्टर्न पार्ट में मौजूद एकमात्र नेशनल पार्क है, जिसको हम डेजर्ट नेशनल पार्क या मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान का नाम देते हैं, वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में मिलने वाला ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन है ना, बिजली के तार, इन सभी के कारण खतरे में हैं। सो इसको याद रखिएगा। India's Indian desert region is spread mainly across the arid areas of Rajasthan and Gujarat. The Thar desert is the world's 7th largest desert. ठीक है, 7th largest desert है, ये याद रखो। क्लाइमेट कैसा है तो एनुअल रेनफॉल यहाँ पर 100 to 300 मिलीमीटर होती है। मैंने अभी बताया कि यदि आप देखोगे वेस्टर्न घाट में तो 3000 से 5000 mm हो रही है, यहाँ 100 से 300 mm हो रही है। एक्सट्रीम हीट होती है यहाँ पर, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मिलेगा। जो रातें हैं ये ठंडी होती हैं, बिकॉज की जो सैंड है इसकी टेंडेंसी होती है कि ये ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करती है और जो हीट है इसको बहुत जल्दी उत्सर्जित करती है। तो दिन के समय इसका जो टेम्परेचर है ये एक्सट्रीमली हाई हो जाता है और रात के समय ये एक्सट्रीमली लो प्रेशर को कंज्यूम करती है। सो वेजिटेशन की बात करेंगे, टॉर्नी श्रब्स यहाँ मिलेगा। खेजरी, ये राजस्थान का स्टेट ट्री है खेजरी। डेजर्ट ग्रासेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। कैक्टस टाइप के जो प्लांट्स हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। की स्पीसीज में ग्रेट इंडियन डेजर्ट आता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में है IUCN के अकॉर्डिंगली। कैमल यहाँ पर चिंकारा और साथ में जो डेजर्ट फॉक्स है ये आपको देखने के लिए मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ आगे आए, अब इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट आता है दक्कन प्लेट्यू, द लेगेसी ऑफ द प्लेट्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेगेसी ऑफ द प्लेट्यू? दैट मीन्स यदि आप देखोगे तो दक्कन प्लेट्यू में एक विशेष प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी है ये देखने के लिए मिलेगी। अब ये विशेष प्रकार की बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी कि इसकी विरासत क्या है, लेगेसी क्या है, यदि आप देखेंगे तो भाई ये सेंट्रल और सदर्न इंडिया दोनों में मौजूद है। यानी कि दक्कन के पठार का विस्तार यदि आप देखें कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी आता है। दैट मीन्स सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में भी ये लोकेट है और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी ये लोकेट है। इसीलिए इसको एक अलग बायोग्राफिक डिवीजन में काउंट किया जाता है। ट्रॉपिकल रूप से ये ड्राई है, सीजनल रेनफॉल यहाँ पर होती है, हॉट समर्स होते हैं और कूल विंटर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। वेजिटेशन की बात करेंगे तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, टैक्स साल और जो मिक्स फॉरेस्ट हैं ये दिखाई देते हैं। लीव्स शेड इन समर, यानी कि समर सीजन के समय जो वृक्ष हैं ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। की स्पीसीज की बात करें तो टाइगर है, लेपर्ड है, इंडियन गौर और इंडियन वाइल्ड डॉग और साथ में जो स्लॉथ बियर है यह आपको देखने के लिए मिलेगा। मेजर टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया सच एज पेंच, कान्हा एंड बांधवगढ़ आर लोकेटेड इन दिस रीजन। बिल्कुल सही है, पेंच MP का है, ठीक है, कान्हा MP का है, बांधवगढ़ इज लोकेटेड ऑन MP। ये सभी MP में लोकेट हैं। याद रखना कि यहाँ पर ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। टाइगर प्रोजेक्ट, लेपर्ड प्रोजेक्ट, ये तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। नाउ इसके बाद जो कहानी है ये शिफ्ट होती है कहां पर, गंगास प्लेन में। गंगा प्लेन की बात करेंगे तो यहां पर ये एग्रीकल्चरल ग्रासलैंड एरिया, सॉरी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन एरिया है। पूरे इंडिया का मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है, एलुवियल सॉइल से ये बना हुआ है। द गंगास प्लेन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली populated region. It is formed by alluvial soil brought by Himalayan rivers. Its rivers, wetlands and forest together create a unique ecosystem.
क्लाइमेट की बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दिखाई देता है यहाँ पर। हॉट मानसून्स हैं, कोल्ड विंटर्स हैं और सीजनल फ्लडिंग यहाँ देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज कि यहाँ पर जो वर्षा का वितरण है ये थोड़ा सा असमान देखने के लिए मिलता है। वेजिटेशन की बात करेंगे तो एलुवियल ग्रासलैंड मिलेंगे, ठीक है, जिनको हम तराई नाम देते हैं। रिवर राइन फॉरेस्ट दिखाई देता है और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर दिखाई देता है। और इस गंगा प्लेन की यही एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। की स्पीसीज की बात करेंगे तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन दिखाई देता है, जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, हमारा भारतीय जलीय पक्षी है, राष्ट्रीय जलीय पक्षी। वन हॉर्न राइनोसोरस और जो घड़ियाल हैं यहाँ की मेन स्पीसी में, की स्पीसीज में काउंट किए जाते हैं। नाउ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में यदि आप देखोगे तो किंगडम ऑफ रेनफॉल इसको कहा जाता है। लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडियन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में हो रहा है। बायोग्राफिक डिवीजन है, बायोग्राफिक डिवीजन का जो आकार है ये जनरली बड़ा होता है, और यदि ये बड़ा है तो यहां पर याद रखो नॉर्थ ईस्ट पूरा शामिल होगा। आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टर हुआ इंक्लूडिंग सिक्किम। सो ये 7 सिस्टर्स में अब हुआ, सिक्किम भी इसमें आता है, तो ये 7 सिस्टर प्लस सिक्किम ये आ जाएगा। क्लाइमेट की बात करेंगे तो इंडिया हाईएस्ट रेनफॉल वाला ये एरिया है मौसम राम चेरापूंजी। पता है आपको 12,000 सेंटीमीटर, 12,000 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 12,000 मिलीमीटर के नियरली यहाँ पर रेनफॉल होती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ये। वेजिटेशन की बात करोगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो वेजिटेशन है ये दिखाई देगी, और सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ आपको दिखाई देती है, बड़ी चौड़ी पत्ती वाली वन। बैम्बू फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, और ये 3 फॉरेस्ट लेयर हैं। दैट मीन्स सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन, देन उसके बाद सब ट्रॉपिकल जो बड़ी पत्ती वाले वन है वो, और फिर ऊपर दिखाई देंगे बैम्बू फॉरेस्ट। इंडिया का जो वन हॉर्न राइनो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। हुलॉन्ग जो गिब्बन है ये मिलता है, और इंडिया का हॉर्न बिल गोल्डन लंगूर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क इज मेनली फेमस फॉर, ये वन हॉर्न राइनोसोरस का घर है, यानी कि वर्ल्ड के 70% ऑफ वन हॉर्न राइनो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। यूनेस्को के अकॉर्डिंगली इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। सो अभी कितने हुए हमारे, देखिएगा। सबसे पहले हमने मेन हिमालय के बारे में जाना, ट्रांस हिमालय के बारे में जाना, मेन हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद इंडियन डेजर्ट के बारे में डिस्कस किया, दक्कन प्लेट्यू के बारे में डिस्कस किया, गैंगेटिक प्लेन, और फिर नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द टर्न इज आइलैंड। आइलैंड के बारे में यदि आप देखेंगे तो ये नेचर्स यूनिक लेबोरेटरी इसको नाम दिया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर्स यूनिक लेबोरेटरी? यानी कि यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिक टाइप की जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है ये तो देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। साथ में यदि आप यहाँ पर डिस्कस करें तो एक्चुअली में याद रखिएगा कि यहाँ पर कई स्पीसीज ज्यादा खतरे में भी हैं, और इनको बचाने के लिए जो साइंटिफिक अप्रोच है ये भी की जा रही है। दैट इज वाई ये लाइन यहाँ पर लिखी है। इंडिया हैज 2 मेजर आइलैंड ग्रुप, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में है, एंड लक्षद्वीप या अरेबियन सी में है। ज्योग्राफिक आइसोलेशन हैज लेड इवोल्यूशन ऑफ प्रोड्यूस मैनी यूनिक स्पीसीज, ठीक है। सो यहां पर याद रखना, क्लाइमेट की बात करेंगे, इक्वेटोरियल मानसून दिखाई देता है, हाई ह्यूमिडिटी है, और पूरे के पूरे साल यदि आप देखोगे वार्म ईयर राउंड हैवी रेनफॉल आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। नाउ वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखाई देता है, मैंग्रोव्स है यहाँ पर, कोस्टल वेजिटेशंस हैं, और साथ में जो कोराल इकोसिस्टम है ये देखने के लिए मिलेगा। की स्पीसीज में लेदर बैक जो सी टर्टल आता है ये है। लेदर बैक इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इसकी बैक में जो कवर होता है उसका प्रयोग लेदर में बहुत अच्छा होता है, और लेदर से बनने वाले जो सामान है इनके लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। डुगोंग, निकोबार बिगन, और साथ में जो अंडमान वाइल्ड पिग और कोराल रीफ है और फिश हैं, मेनली उसके लिए ये आइलैंड जो बायोग्राफिक डिवीजन है ये जाना जाता है। नाउ कोस्टल रेंज या फिर सॉरी कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन की बात करेंगे तो वेयर सी एंड लैंड मीट, यानी कि वो एरिया जहां पर सी और लैंड आपस में मिलते हैं इसको नाम दिया जाता है कोस्टल रीजन। कुल मिलाकर यदि हमारे कोस्टल रीजन की आप लंबाई देखोगे तो 7,516 किलोमीटर के आसपास ही आती है। लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबी हमारी तटीय रेखा है, तटीय सीमा रेखा है।
और यही भारत के लिए एक बेनिफिट का भी काम करती है, यानी कि मैरीटाइम स्ट्रेटजी भी इसीलिए आप देखोगे कि भारत की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बायोग्राफिक जोन के अकॉर्डिंगली। यदि हम देखें, दिस जोन कवर्स द ईस्टर्न कोरोमंडल एंड वेस्टर्न मालाबार कोस्ट मैंग्रोव्स एंड साथ में जो एक्सचुरीज हैं, बीचेस हैं और कोरल रीफ्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा भरा हुआ है। कॉम्प्लेक्स मरीन और टेरेस्ट्रियल दोनों ही प्रकार के जो इकोसिस्टम हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात की जाए यदि फ्लोरा की, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं, सुंदरबंस, ठीक है, जो कोस्टल स्क्रब है ये देखने के लिए मिलेगा, सी ग्रासेस मिलता है और कोरल रीफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। की स्पीसीज की बात करो तो ऑलिव रिडले सी टर्टल यहाँ पर दिखाई देता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है और इरावदी डॉल्फिन मिलती है। इरावदी डॉल्फिन इज बेसिकली फाउंड इन इरावदी रिवर। इरावदी रिवर बेसिकली फ्लो होती है कहाँ, म्यांमार में, वहां से ये ट्रेवल करते हुए आती है और चिल्का लेक में भी ये जो इरावदी डॉल्फिन है ये आपको देखने के लिए मिलेगी। नाउ फ्लेमिंगो भी यहां पर आपको दिखाई देते हैं। फ्लेमिंगो इज अ टाइप ऑफ बर्ड। सो सुंदरवन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। इट इज ऑल्सो होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर। इसके बारे में भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं कंक्लूजन पर, और यदि कंक्लूजन की बात करेंगे तो इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, और मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है तो इसके बारे में हमने देखा है कि इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, 10 बायोग्राफिक जोन्स हैं और 106 नेशनल पार्क हैं, और लगभग 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में ये पूरा फैला हुआ है। तो यहां पर याद रखना, इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 2.4% ऑफ द लैंड एरिया, येट इट इज home of 7 to 8% of known species worldwide. It is our responsibility to protect this invaluable heritage. 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। इंडिया हैज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड 10 बायोग्राफिक जोन्स हैं वर्ल्ड वाइड। यदि हम देखेंगे तो क्लासिफाइड हैं, ये इकोलॉजिकल रीजन है। 106 नेशनल पार्क हैं, प्रोटेक्टेड एरिया अक्रॉस इंडिया इनको कहा जाता है। मेगा डाइवर्स कंट्री, दैट मीन्स इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। बात समझी? सो यहां पर हमने स्टार्ट किया था और ये जो लेक्चर है हमने यहां पर इसको एंड किया है। की फैक्ट्स ये लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लेना, यानी कि एक क्विक रिवीजन यदि आपको करना हो तो कैसे करेंगे यहां पर मैंने बता दिया है। नाउ नेक्स्ट क्लास से हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 से, और लेक्चर नंबर 5 से हम अगला जो चैप्टर है ये स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक कौन कौन से चैप्टर खत्म किए हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि इंट्रोडक्शन। फिर हमने इकोलॉजी के बारे में समझा था, इको सिस्टम के बारे में जाना था, जहां पर हमने बायोम के बारे में देखा था। नेक्स्ट हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर इसके बाद याद रखिएगा हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं कि भाई क्या स्टार्ट होगा। डिस्क्रिप्शन यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और किस किस प्रकार से हम चल रहे हैं, किस किस टाइप से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन से आपका जो पूरा डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। नाउ यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं, नहीं तो ये मेरा ये मेरी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये तो प्रोवाइड की ही जाएगी और साथ में बैचेस से संबंधित जो जानकारी है ये भी मिल जाएगी। यदि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें ताकि इस पर जो इंगेजमेंट है ये बढ़ सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।